अस्सलाम वालेकुम। लिखा रही हूँ तो नॉवेल्स में खुश आमदीद। जुनून ज़हन मानूर उस्मानी की कलम से लिखा गया किस्त नंबर 11। कॉलेज पहुंचकर निमरा और सैरिश जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो दोनों अपनी दोस्तों को ढूंढने लगी। दूर कंटीन के पास बैठी गुलनैन की नज़रें जैसे ही घूमी तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। उसका मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। अदन ने उसे इस तरह शौक देखा तो बोली, क्या हुआ? उसने भी उसी तरह देखा जहाँ गुलनैन देख रही थी। क्या क्या ये निमरा है ना? अदन भी हैरान हुई। अदन ने बेयकीन लहजे में उससे पूछा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, गुलनैन ने कहा। दोनों अपनी जल्दी से उसके पास गईं। निमरा, तुम भी आई हो? गुलनैन और अदन ने एक साथ चीख कर कहा। दोनों एक साथ निमरा के गले लग गई। उसके साथ ही सैरिश भी इस खूबसूरत दोस्ती के हिसार में लिपट गई। आते जाते लोग इन्हें इस तरह कॉलेज के बीच में खुशी से चीखते और गले लगते देख रहे थे, मगर इन चारों को इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। निमरा को इतने दिनों बाद इस तरह अपने सामने देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो वहाँ चलते हैं, क्लास में भी वक्त है, सैरिश ने कहा। वो सब कॉलेज की दूसरी तरफ चली गई जहाँ ये सारी दोस्तें हमेशा बैठती थीं और जहाँ आम तौर पर लोग बहुत कम होते थे, ताकि वो सुकून से बैठकर ढेरों बातें कर सकें। वो सब वहाँ बैठ गई। निहान नहीं आई अभी? निमरा ने पूछा, क्योंकि उनका ये ग्रुप निहान के बगैर बिल्कुल अधूरा था। पता नहीं यार, अभी आ जाएगी, अदर ने जवाब दिया और वो चारों मिलने की खुशी में ढेरों बातें करने लगी, जिसमें निमरा की शादी के किस्से और इसका लाड उठाना सर फहरिस्त था। दूसरी तरफ निहान उसी वक्त कॉलेज के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई और सीधी चलती उनकी कैंटीन की तरफ गई ताकि अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सके। मगर नज़र दौड़ाने के बाद जब अपनी दोस्तें वहाँ कहीं नजर आई तो वह समझ गई, यकीनन वो सब कॉलेज की दूसरी तरफ होंगी। निहान ने अपने कदम मोड़े और तेज़ी से कॉलेज के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ उसकी जान से प्यारी दोस्तें उसका इंतज़ार कर रही थीं। नेहा अपने दोस्तों को दूर से ही बैठे देखकर बहुत खुशी से उनकी तरफ आई और आते ही बारी बारी इन सब के गले लग गई। आज उसके चेहरे पर मामूल से कुछ ज़्यादा ही चमक और बेपनाह खुशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। वह सब बैठ गई। अदन ने नेहान के चेहरे के तासुरात नोट किए और शरारत से बोला, क्या हुआ नेहान, आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो, खैरियत तो है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, नेहान ने बहुत पर जोर देते हुए चहक कर कहा। अच्छा, तो फिर हमें भी बताओ ना, ताकि हम भी खुश हो जाएं, गुलनैन ने कहा। तो दोस्तों, बात यह है कि 2 दिन के बाद, नेहा ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा, सस्पेंस बनाया। 2 दिन के बाद क्या? सैरिश ने बेसब्री से पूछा। 2 दिन के बाद मेरा निकाह है, नेहा ने धमाका किया। क्या? गुलनैन के मुंह से चीख निकली। 2 दिन बाद? ये सब कैसे? कल ही मेरा रिश्ता आया था तो अम्मी ने हाँ कर दी। लोग भी बहुत अच्छे और ख़ानदानी हैं, नेहा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाते खुशी खुशी बताया। अच्छा ये बताओ, लड़के को देखा तुमने, कैसा है? निमरा ने, जो खुद अभी अभी शादी के बंधन में बंधी थी, तजस्सुस से पूछा। अरे गोली मारे लड़के को, मुझे तो बस शादी करनी है। नेहा ने लापरवाही से हाथ हवा में लहराया तो बाकी चारों मुंह खोले सदमे से उसे देखने लगी। पागल हो तुम नेहान, तुम बगैर मोहब्बत की शादी कैसे कर सकती हो, वो भी लड़की को देखे बगैर? अदर ने सर पकड़ते कहा। अरे भाई, मुझसे नहीं होती ये मोहब्बत वहब्बत, मुझे तो बस धूमधाम से शादी करनी है, नेहान ने कहा। अच्छा, लड़की का नाम तो बताओ, कुलनैन ने पूछा। हाँ, कोई शहराम नाम था, अम्मी बता रही थी, नेहा ने याद करते हुए कहा। ये सुनते ही गुलनैन ने चौंक कर उसे देखा और भी कहा, अच्छा तो पागल, नाम सुनकर भी तुम्हें याद नहीं आया? ये वही है जो निमरा की शादी में तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था। निमरा ने कहा, कौन शहराम? क्या मेरे बाबा के कज़न का बेटा शहराम? निमरा की बात सुनकर नेहान के दिमाग की बत्ती जली और उसे याद आया कि शादी के फंक्शंस में शहराम बात करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था और उसे मुसलसल नोटिस कर रहा था। जैसे उसे याद आया कि वो तो वही लड़का, तो इसके चेहरे की खुशी और बढ़ गई। ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। हाँ निमरा, ये तुम्हारे बाबा की कज़न का बेटा ही है, नेहा ने खिलखिलाकर कहा। अच्छा, तो हमें तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया अभी तक, निमरा ने हैरत से कहा। नेहान इस वक्त बहुत खुश थी। उसका सबसे बड़ा और अनोखा ख्वाब यानी धूमधाम से शादी करना अब पूरा होना जा रहा था और वह धीरे धीरे में अपनी किस्मत पर बेहद नाज़ा थी कि अपनी पसंद का माहौल मिलने वाला है। गुलनैन ने गहरी और मायने खेज नज़रों से हंसती हुई नेहान को देखा और दिल ही दिल में सोचने लगी, लगता है शहराम को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। हमजा कितनी सख्त वारने के बाद भी ये इंसान नहीं समझा। खैर, इसे तो हमजा खुद ही देख लेगा, लेकिन तुम अपनी खैर मांगो नेहान बीबी। हमजा के अलावा तुमने किसी और के बारे में सोचा भी कैसे? अल्लाह ही बचाया अब तुम्हें हमजा के गुस्से से। गुलनैन ने दिल ही दिल में नेहान की खैर के लिए दुआ मांगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि हमजा जब अपने पर आता है तो फिर वो किसी और की नहीं सुनता। गुलनैन कॉलेज से घर वापस आई तो वह थकन से चूर हो रही थी। किसी से मिले बगैर वो सीधे अपने कमरे में चली गई ताकि जल्दी से फ्रेश हो सके।
वॉशरूम जाकर उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे उसके हवा थोड़ा सा सुकून मिले और फ्रेश होने लगी। कपड़े चेंज करके वो जैसे कमरे से बाहर आई तो अपने पेट में शदीद किस्म के चूहे दौड़ते हुए महसूस हुए। भूख के मारे इसका बुरा हाल हो रहा था, इसलिए वो सीधे नीचे किचन की तरफ बढ़ी। दोपहर का वक्त था और किचन में इस वक्त कोई नहीं था। कुलनैन ने जल्दी से हांडी गर्म की, अपने लिए प्लेट में सालन रोटी निकाली और वहीं किचन के अंदर लगी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगी। अभी वो पहला नवाला मुंह में डाल ही पाई थी कि तभी किचन के दरवाजे पर हमज़ा नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर थकन और तजस्सुस के मिले जुले तासुरात थे। दरअसल गुलनैन ने कॉलेज से ही हमज़ा को एक मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, हमज़ा तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमज़ा इसी मैसेज की वजह से अपने सारे काम छोड़कर फ़ौरन चला आया था। हाँ बोलो गुल, क्या बात करनी थी? हमज़ा ने किचन में दाखिल होते सीधा गुल को नैन को देखा और पूछा। वो बोलने के साथ ही शेल्फ की तरफ बढ़ा और अपने लिए प्लेट निकालकर खाना निकालने लगा। गुलनैन ने एक नज़र हमज़ा पर डाली जब अपने लिए खाना निकाल रहा था, फिर एक गहरा सांस लेकर बोली, खाना खाओ पहले आराम से, बात मैं जो बताने वाली हूँ उसके बाद तुम कुछ खा नहीं सकोगे, इसलिए पहले पेट भर कर खाना खा लो। गुलनैन के लहजे की संजीदगी देख हमज़ा के हाथ एक पल के लिए वहीं रुक गए। उसने मुड़कर झुंझलाए हुए अंदाज में गुलनैन को घूरा। गुल की बच्ची, क्यों मेरे पेट में दर्द बढ़ा रही हो? बताओ अभी अब क्या हुआ है? मैंने कहा ना हमज़ा, पहले चुपचाप खाना खाओ फिर बताऊँगी। गुलनैन ने सिद्धि अंदाज में नफ़ी में सर हिलाकर नवाला तोड़ा। वो चाहती थी कि हमज़ा का दिमाग इस सबक खबर को सुनने से पहले बिल्कुल पुरसकून हो। दोनों ने खामोशी से खाना खाया, मगर हमज़ा का ध्यान खाने से ज़्यादा गुलनैन के ऊपर था, जहाँ बार बार एक गहरी संजीदगी उभरी थी। जैसे हमज़ा ने आखिरी नवाला निकला, उसने फ़ौरन प्लेट आगे सरकाई, ग्लास से पानी का एक बड़ा सा घूंट लेकर टेबल पर हाथ रखा। अब तो बताओ गुल, क्या कहना है? सस्पेंस से मेरी जान निकल रही है, हमज़ा ने बेसब्री से कहा। गुलनैन ने भी अपने हाथ साफ किए, एक गहरा सांस लिया, कुर्सी से थोड़ा सा आगे को झुकी। हाँ चलो, खाना खा लिया तो अब दिल थाम कर ज़रा सुन भी दो। तुम्हारी मशूका का 2 दिन के बाद निकाह है। क्या मतलब? हमज़ा ने ना समझी और हैरत से गुलनैन को देखा। मतलब ये हमज़ा कि निहान के लिए कल एक रिश्ता आया, उसकी अम्मी ने हाँ कह दिया और 2 दिन के बाद निकाह भी रख दिया। गुलनैन ने एक ही सांस में कहा। हमज़ा के चेहरे के तासुरात एक ही पल में बहुत सख्त और ख़तरनाक हो गए। उसकी सुरमई आंखें तारीक हो गईं। कौन है वो? उसने संजीदगी और धीमे असाब शिकन लहजे में पूछा। वही, गुलनैन ने कहा। कौन वही? हमज़ा का पारा अब हाई हो रहा था। वही शहराम। गुलनैन ने जैसे ही नाम लिया, किचन की फ़िज़ा जिनसे मुंजमद हो गई। शहराम का नाम सुनते हमज़ा के हाथ की मुट्ठियाँ इतनी सख्ती से भींच गई कि उसके पट्टों की रगें तन गई। उसका दिल चाहे कि वो इसी वक्त उठे, अपनी गन निकाले और जाकर शहराम के सीने में सारी गोलियां उतार दे। उसे मना किया था ना इसे, फिर भी उसकी इतनी हिम्मत। ओहो, ये कब हुआ? अचानक पुर से दानियाल की हैरान और ऊंची आवाज़ गूंजी तो किचन के संजीदा माहौल में एकदम खलल पड़ा। हमज़ा और गुलनैन दोनों ने चौंक कर मुड़कर देखा, जहाँ दानियाल किचन के दरवाजे से टेक लगाए हाथ में सेब पकड़े खड़ा था और उसकी आंखें मारे हैरत के फैली हुई थी। तुम कब आए? गुलनैन ने पूछा। मैं अभी अभी आया और तुम दोनों की ये खुफिया एजेंसी वाली आवाज़ें सुनकर सीधा यहाँ चला आया। दानियाल ने सेब का एक बड़ा सा नवाला मुंह में दबाते मज़े से कहा। फिर वो चलता हुआ सीधा उनकी टेबल के पास आया, कुर्सी ठीक करके घसीट कर बैठ गया। अच्छा तो अब क्या करना है? करना क्या है? जो भी करना है अब हमज़ा नहीं करना है, गुलनैन ने हमज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओहो, बेचारा हमज़ा अकेला क्या कर सकता है? जो करना है अब हम करेंगे। दानियाल ने अपने सीने पर हाथ रख के हीरो वाले अंदाज में कहा। हाँ, और मेरे पास एक प्लान है। गुलनैन के चेहरे पर अचानक एक शरारती और शातिराना मुस्कुराहट उभरी। ये सुनते हमज़ा और दानियाल दोनों ने बैवक्त अपने सर उठाए मुतजस्सिस नज़रों से गुलनैन को देखा। हाँ बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा? दानियाल ने जोर से डाइनिंग टेबल पर दोनों कोनियाँ टकाई और गुलनैन के करीब हुआ। हमज़ा ने भी अपनी नज़रें गुलनैन के चेहरे पर जमा दी। अब ये नमूने क्या पटोखा फोड़ने वाली है? गुलनैन ने चोर नज़रों से किचन के दरवाजे की तरफ देखा, फिर दानियाल और हमज़ा को अपने करीब होने का इशारा किया। वो दोनों ही जैसे आगे को झुके, गुलनैन ने वो ख़तरनाक प्लान बताना शुरू किया, जिसे सुनकर दानियाल की आंखें खुलती चली गई और हमज़ा के सख्त चेहरे पर गहरी मुबहम और ख़तरनाक मुस्कुराहट उभर आई। शाम का मलंगंजा अंधेरा सिकंदर विला की तरह दीवार पर छाने लगा। जैन सोफे पर टेक लगाए अपने लैपटॉप पर ऑफिस की कोई फाइल चेक कर रहा था। तभी लाउंज में आयरा दाखिल हुई। वो इस वक्त बेहद बन ठन कर हल्के गुलाबी रंग का बेहद खूबसूरत सूट पहने, बालों को कंधों पर बिखराए और हल्का सा मेकअप किए धीमे कदमों से चलती हुई सीधी जैन की तरफ आई। उसके वजूद से उठने वाली महंगी परफ्यूम की खुशबू ने एक पल में लाउंज की फ़िज़ा को महका दिया था। जैन, अभी तक तुम काम कर रहे हो? शाम हो गई, अब तो इस लैपटॉप को बंद कर दो, आयरा ने प्यार भरे लहजे में कहते जैन के बिल्कुल साथ वाले सोफे पर बैठी।
उसने जानबूझकर अपना रुख सैन की तरफ रखा ताकि वो इसके रूप को नोटिस कर सके। सैन ने एक पल के लिए लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाकर आयरा को देखा। उसके चेहरे पर कोई ख़ास तासुरात नहीं उभरे। बस थोड़ा सा काम बाकी है आयरा, ये फ़ाइल मुकम्मल करके बंद कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो गया। आयरा ने अपने लबों को दांतों तले दबाया। उसे सैन का ये बेरुखी वाला अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने सैन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बात का रुख बदला। सैन, पता है आज मैं मार्केट गई थी, वहाँ मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी वॉच देखी है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी बर्थडे पर। आयरा भी बात पूरी भी नहीं कर पा रही थी कि सीढ़ियों की तरफ से किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। गुलनैन पानी के लिए नीचे आ रही थी। वह सादा से नीले रंग के कॉटन के सूट में थी। बाल पुष्ट पर एक ढीली सी चोटी में बंधे थे और चेहरे पर किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं था, मगर उसकी सादगी में भी एक बहुत दिलकश मासूमियत थी। जैसे ही गुलनैन लाउंज से गुजरने लगी, सैन की उंगलियां जो लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी एकदम से रुक गई। उसकी नज़रें फ़ौरन गुलनैन के मासूम चेहरे पर टिक गई। सैन की आंखों में चमक आई, जैसे वो पूरी कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ को देख रहा हो। गुलनैन ने जैसे ही महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, उसने नज़रें उठाई। सैन को यूँ खुद पर नज़रें जमाए देखकर गुलनैन के दिल की धड़कन एक पल के लिए मिस हुई। उसके गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुकाई और अपने कदमों की रफ्तार तेज़ करते सीधा किचन की तरफ निकल गई। आयरा, जो इतनी देर से सैन को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की सरतोड़ कोशिशें कर रही थी, उसने सैन के चेहरे के बदले हुए तासुरात और इसकी नज़रों का ताक़ुब अच्छी तरह से कर लिया था। उसने देखा कि सैन किस तरह गुलनैन को देख रहा था। वो नज़रें जो आयरा के इतने बनने ठनने के बाद भी उसे नसीब नहीं हुई थी, वो गुलनैन को मुफ्त में मिल गई थी। आयरा के अंदर जैसे हसद और जलन की एक शदीद आग भड़की थी। उसकी मुट्ठियाँ सख्ती से भींच गई और चेहरे का रंग मारे गुस्से के जर्द पड़ने लगा। उसे गुलनैन से पहले ही चिढ़ थी और अब सैन का ये अंदाज़ उसके दिल में खंजर की तरह चुभा था। सैन, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आयरा ने अपने लहजे की कड़वाहट को छुपाते लाड और गुस्से के मिले जुले अंदाज में सैन का बाजू हिलाया ताकि इसका ध्यान वापस अपनी तरफ ला सके। सैन ने सुकून से अपनी नज़रें किचन के दरवाजे से हटाई जहाँ गुलनैन जा चुकी थी और दोबारा लैपटॉप बंद करते बोला, आयरा बोलो, तुम वॉच की कुछ बात कर रही थी। सैन का ये लापरवाह अंदाज और सर्द अंदाज देखकर आयरा का पारा मज़ीद हाई हो गया। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वह यहाँ बैठकर जितनी भी कोशिशें कर ले, जैन का दिल पिघलने वाला नहीं है। उसका मान बुरी तरह से टूटा था और वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। कुछ नहीं जैन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अब। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आयरा ने गुस्से और रंधे हुए लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में छुपी तकलीफ साफ झलक रही थी। वो सोफे से उठी और पैर पटकते हुए तेज़ कदमों से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। सैन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और सुकून से अपने लैपटॉप को बंद करने लगा। सैन का ये बेहिस रवैया देखकर आयरा के दिल में एक शदीद तकलीफ उठी, जैसे किसी ने उसके दिल पर तीर चलाया हो। अपनी इस कदर बेकदरी पर उसकी आंखों से जब्त के सारे बंधन टूट गए और गर्म आंसू गालों पर बह निकले। वो रोती हुई सीढ़ियों पर चढ़ी, मगर कुछ चंद स्टेप्स ऊपर जाकर उससे रहा न गया। उसने अपने बहते आंसुओं के साथ मुड़कर नीचे लाउंज की तरफ देखा कि शायद जैन अभी उसे देख रहा हो, मगर वहाँ का मंजर देखकर इसका दिल जैसे हलक में आ गया। जैन सोफे से उठ चुका था और चलता हुआ लाउंज किचन की तरफ जा रहा था, उसी किचन की तरफ जहाँ गुलनैन गई थी। आयरा ने किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ते जैन की पुश्त को देखा तो इसके तन बदन में आग लग गई। उसने अपने होंठों को सख्ती से दांतों तले दबाए और गुस्से से अपने कमरे की तरफ भाग गई। गुलनैन शेल्फ की तरफ पुश्त किए खड़ी ग्लास में फ्रिज से निकाली हुई बोतल से पानी भर रही थी। जैसे उसके कानों में कदमों की आहट पड़ी, उसका पूरा वजूद एक पल के लिए जैसे वहीं मुंजमद हो गया। वो बिना मुड़े अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त किचन के दरवाजे पर कौन खड़ा है, किसकी नज़रें उसकी पुश्त पर जमी हुई हैं। उसके दिल की धड़कन एकदम दीवानों की तरह चलने लगी, जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। उसके हाथ में पकड़ी पानी की बोतल हल्की सी कांपी। रिलैक्स रहो गुल, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। गुलनैन ने जल्दी से बोतल शेल्फ पर रखी और अपना लरसता हुआ सीधा हाथ अपने सीने पर बिल्कुल दिल के ऊपर रखा, जहाँ धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। वो दिल ही दिल में खुद को संभालने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं होता गुल, बस पानी पियो और चुपचाप चली जाओ। मुझसे भाग रही हो? अचानक अपने कान के पास जैन की धीमी और सहारंगेज़ आवाज़ सुनकर गुलनैन का सारा ज़ब्त एक पल में हवा हो गया। जैन उसके इतना करीब आ चुका था कि इसके वजूद की तपिश गुलनैन को अपने पीछे महसूस हो रही थी। गुलनैन ने आंखें मींच लीं। अगले ही पल जैन ने अपना हाथ गुलनैन की नाजुक कमर पर रखा और एक झटके से घुमाकर इसका चेहरा बिल्कुल अपने सामने कर लिया। गुलनैन का तवाज़ुन बिगड़ा तो दोनों छोटे और नाजुक हाथ खुद ब खुद जैन के चौड़े कंधे पर जा टिके, जैसे वो खुद को गिरने से बचा रही हो।
इन दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। जैन का कद लंबा था, इसलिए वो थोड़ा झुककर गुलनैन के लाल होते चेहरे को देख रहा था, जबकि गुलनैन घबराहट से अपनी नज़रें जैन के सीने पर जमाए हुए थी। मुझसे क्यों भाग रही हो? जैन ने अपनी गहरी आंखें उसके चेहरे पर जमाते हुए दोबारा वही सवाल दोहराया। उसके लहजे में एक अजीब सा मान और खुमार था। मैं कब भागी? गुलनैन ने मुश्किल से अपने हलक से आवाज़ निकाली। उसकी आवाज़ कँप आ रही थी और वो अपनी नज़रें उठाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। उसके नाजुक हाथ जैन के सीने पर रखे थे, जहाँ जैन के दिल की तेज़ धड़कनें साफ महसूस हो रही थी। जैन के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। वो उसे मज़ीद छेड़ने ही वाला था कि तभी किचन की तरफ आते किसी के कदमों की आवाज़ इन दोनों के कानों में पड़ी। किसी के आने का एहसास होते गुलनैन के होश उड़ गए। खौफ के मारे उसकी आंखें पूरी खुल गईं और उसने जल्दी से जैन के सीने पर दोनों हाथों का दबाव बढ़ाया और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। मगर कहाँ जैन सिकंदर जैसा कसरती बॉडी और चौड़े शाने वाला कड़क मर्द, और कहाँ गुलनैन के वो नाजुक और फूल जैसे हाथ। गुलनैन के इस कमज़ोर से धक्के से जैन अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, बल्कि इसके नाजुक हाथों का वो बेसर दबाव देखकर जैन की आंखों में शरारत और गहरी हो गई। वो तो खुद सुकून से गुलनैन की हालत इज़ार पर रहम खाते हुए खुद ही 2 कदम पीछे हट गया और अपनी गिरफ्त ढीली कर दी, वरना गुलनैन में इतनी ताकत कहाँ थी कि वो जैन सिकंदर को अपनी मर्जी से पीछे कर पाती। जैन ने इत्मीनान से अपने हाथ पैंट की जेबों में डाले, जबकि गुलनैन घबराकर एकदम शेल्फ के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा इस वक्त लाल टमाटर की तरह हो रहा था। किचन के दरवाजे पर सिद्रा बेगम नमूदार हुई, जिनके हाथ में खाली जग था। जैसे उन्होंने किचन के अंदर कदम रखा, उनकी नज़रें सामने खड़े जैन और दीवार से लगी सुर्ख चेहरे वाली गुलनैन पर पड़ी। सिद्रा बेगम ने दोनों को हैरत और मशकूक से देखा। जैन, गुल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो तायम्मी में पानी पीने आई थी, गुलनैन हकलाकर बोली। जैन ने सिद्रा को देखकर नौलमंद अंदाज में बोला, हाँ अम्मी, और मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने आया था। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि इस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। सिद्रा बेगम ने एक नज़र गुलनैन के टमाटर जैसे सुर्ख चेहरे पर डाली और फिर जैन के चेहरे पर पुरसकून तासुरात देखे। वो सब समझ गई, मगर उन्होंने अपने लबों पर उभरने वाली गहरी मुस्कुराहट को मुश्किल से जब्त किया और बोली, अच्छा, वो पानी ख़त्म हो गया तो मैं पानी देने आई थी। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों यहाँ मौजूद हो, वरना मैं बिल्कुल ना आती। सिद्रा बेगम ने शरारत से जुमले पर जोर दिया। क्या मतलब? गुलनैन का दिल चाह कि वो वहीं ज़मीन में धंस जाए। उसने मासूम बनकर पूछा। कुछ नहीं बेटा, सिद्रा बेगम ने मुस्कुराते जग को पानी से भरा और फिर घूमकर इन दोनों को देखा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम लोग कंटिन्यू रखो। ये कहकर सिद्रा बेगम ने मायने खेज नजरें इन दोनों पर डाल दी और जल्दी से किचन से बाहर निकल गई। गुलनैन का मुंह मारे सदमे के खुला का खुला रह गया। वो पलकें झपकाए बगैर किचन के खाली दरवाजे को देखे जा रही थी कि तायम्मी इनके बारे में क्या सोच कर गई हैं। जैन गुलनैन के जुड़े हुए होश और खुले हुए मुंह को देखकर अपनी हंसी जब्त न कर सका और हंसने लगा। उसके कहके की आवाज़ किचन में गूंजी तो गुलनैन तबकर सीधी हुई। जैन को यूँ हंसता देखकर उससे पहले कि वो दोबारा उसके कहके की आवाज़ किचन में गूंजी तो गुलनैन तबकर सीधी हुई। जैन को यूँ हंसता देखकर उससे पहले कि वो दोबारा उसके करीब आता, गुलनैन ने जल्दी से हिरन की तरह वहाँ से सीधी बाहर की तरफ दौड़ लगाई। रुको नैन, मैं कह रहा हूँ रुको। जैन ने उसे भागते देखकर पीछे से पुकारा, मगर गुलनैन कहाँ रुकने वाली थी। वो तो हवा के घोड़े पर सवार होकर सीढ़ियों की तरफ भाग चुकी थी। जैन किचन में अकेला खड़ा उसके भागने वाले रास्ते को देखने लगा और उसके लबों पर गुलनैन की इस मासूमाना घबराहट पर एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई थी, जो उसके पूरे चेहरे को बहुत पुरकशिश बना रही थी। 2 दिन पलक झपकते ही गुजर गए और आज बिल आखिर नेहान के निकाह का दिन आ ही गया। मगर इस गहमा गहमे के पीछे एक खुफिया और सनसनीखेज खिचड़ी पक रही थी, जिससे घर के बड़े बिल्कुल बेखबर थे। लाउंज के सोफे पर गुलनैन, हमज़ा और दानियाल तैयार बैठे सिद्रा बेगम और सिकंदर साहब का इंतज़ार कर रहे थे। हमज़ा सफ़ेद रंग के कोड़कदार कुर्ते शलवार और उसके ऊपर काले रंग की वास्कट पहने बेहद वजी लग रहा था, बिल्कुल किसी फिल्म का हीरो। उसकी सरमई आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गुलनैन ने सोफे पर बैठे हमज़ा को ऊपर से नीचे तक देखा और शरारत से मुस्कुराते बोला, बिल्कुल दूल्हा लग रहे हो हमज़ा। हाँ यार, मैं भी बिल्कुल यही कहने वाला था, लेकिन तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, दानियाल ने कहा, जो खुद बड़ा बनठन कर खड़ा था। अब तुम दोनों अपने अपने मुंह बंद रखो। हमज़ा इन दोनों को घूरा, मगर उसके लबों को कोने हल्के से लचके, जैसे वो दिल ही दिल में इनके तबसरे से महसूस हो रहा हो। यार, ये तायम्मी और तायाबू अंदर क्या करें, अभी तक तैयार नहीं हुए? गुलनैन ने बेसब्री से अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते कहा, जिस पर मुसलसल मैसेजेस की टोन बज रही थी।
सहरी, शदन और निब्रा कब की निहान के घर पहुंच चुकी थी और वो लोग कब से मुझे मैसेजेस कर रही हैं, तुम कब आओगी, जल्दी आओ। आ गए भाई हम, चलो अब। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए सिकंदर साहब की आवाज़ गूंजी। इनके साथ सिद्रा बेगम भी बेहद नफीस रेशमी सूट में मलबूस चली आ रही थी। तीनों ने फ़ौरन मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। सिकंदर साहब को ग्रे रंग के सूट में बेहद बावकार देखकर दानियाल अपनी आदत से मजबूर होकर आगे बढ़ा और बोला, अरे वाह अबू, आज तो आप कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। फिर उसने राजदाराना अंदाज में मुड़कर सिद्रा बेगम को देखा। अम्मी, अपने शौहर पर कड़ी नज़र रखें, कहीं कोई लड़की पटा ना लें आपके शौहर को। दानियाल की बात को सुनकर सिकंदर साहब की आंखें बड़ी होंगी। दानियाल के बच्चे। उन्होंने हंसते हुए गुस्से से अपना हाथ हवा में उठाया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लपके। बचाओ अम्मी, बचाएं। दानियाल एकदम लचक कर पीछे हुए और हंसता हुआ तेजी से मेन गेट की तरफ बाहर भागा। गुलनैन, हमजा और सिद्रा बेगम का ज़ोरदार कहकहा निकल गया। सिकंदर साहब भी अपनी हंसी रोक ना पाए। इस खूबसूरत और हंसते मुस्कुराते माहौल में वो सब घर से बाहर निकले जहाँ गाड़ियाँ तैयार खड़ी थी, और फिर सब निहान के घर की तरफ रवाना हो गए। सब लोग निहान के घर पहुँच गए। निकाह का फंक्शन घर पर ही रखा गया था। इससे ज़्यादा हजूम नहीं था। बस निहान के दोस्त और कुछ गिनती के करीबी रिश्तेदार ही वहाँ मौजूद थे। घर को सादगी मगर नफासत से सफ़ेद फूलों और हल्की लाइट्स के साथ सजाया गया, जो माहौल को बेहद पुरसकून बना रही थी। गुलनैन सीधी निहान के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, सहरिश, अदन और निमरा ने एक साथ चमकती नज़रों से उसे देखा। अरे गुल, आखिरकार तो माँ ही गई, सब एक साथ खुशी से चिल्लाई और बारी बारी गुलनैन के गले लगी। आईने के सामने बैठी निहान बैठी थी, जिसे ये लड़कियां मिलकर तैयार कर रही थी। गुलनैन की नज़र जैसे ही निहान पर पड़ी, उसकी ज़बान से बेइख्तियार माशाल्लाह निकला। निहान ने निकाह के लिए खूबसूरत नफीस रंग का भारी लिबास पहन रखा था। नेट के इस मैक्सीनुमा कुर्ते पर चांदी के तारों, मोतियों और जरदोज़ी का काम, बारीक और चमकता काम हुआ था, जो लाइट की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। उस पर उसके रंग पर सर पर सफ़ेद रंग का वही नेट का दुपट्टा था, जिसके बॉर्डर पर किरण लगी हुई थी, और दुपट्टा उसके सर पर बहुत ही शाहाना अंदाज में सेट किया गया था। इस सफ़ेद जोड़े के साथ निहान ने गले में मोतियों का एक नाजुक सा हार और कानों में छोटे छोटे झुमके पहन रखे थे, जबकि उसके हाथ की नाजुक उंगलियों पर लगी गहरी सुर्ख मेहंदी इस सफ़ेद लिबास के साथ बेहद खिल रही थी। हल्के गुलाबी ब्लाशान और सॉफ्ट लिपस्टिक के साथ उसका मासूम और गोरा चेहरा इस वक्त बिल्कुल किसी हूर के जैसा लग रहा था। बेहद पाकीज़ा, दिलकश और मासूम वो इस सफ़ेद लिबास में इतनी प्यारी लग रही थी कि देखने वाले की नज़र एक पल के लिए ठहर जाए। तुम तो बिल्कुल परी लग रही हो निहान, गुलनैन ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। निहान ने आईने में गुलनैन को देखा और उसकी आंखों में जहाँ इस लिबास की खूबसूरती थी, वहाँ अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी थी। निहान की अम्मी नादिया बेगम जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो अपनी बेटी को इस रूप में देखकर इनके कदम वहीं पर रुक गए। इनकी मासूम बेटी इस वक्त बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। ममता के जज्बे से नादिया बेगम की आंखों में खुशी के आंसू तैर गए। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, उन्होंने प्यार से कहते निहान को अपने गले से लगाया। निहान का दिल पहले ही भर आया था। वो भी अपनी अम्मी के गले लगकर सिसकने ही वाली थी कि निम्रा ने फ़ौरन कहा, अरे अरे निहान, रोना मत प्लीज़, इतनी मेहनत से हम सब ने मिलकर तुम्हारा ये मेकअप किया, अगर तुम रोई तो सब ख़राब हो जाएगा और हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। निम्रा की बात सुनकर कमरे का उदास माहौल एकदम बदल गया और सहरिश, अदन, गुलनैन खिलखिलाकर हंस पड़ी। निहान के लबों पर भी मुस्कुराहट हो गई। नादिया बेगम ने प्यार से निम्रा को घूरा और अपने आंसू साफ करते बोली, अच्छा मजाक बंद करो और तुम लोग जल्दी से उसे चादर उड़ाओ, उसके ससुराल वाले आ गई हैं। क्या निकाह अभी है आंटी, गुलनैन ने पूछा। हाँ बस, वो शहराम अभी तक नहीं आया, वो रास्ते में ही है, जैसे वो आएगा निकाह शुरू हो जाएगा, नादिया बेगम ने बताया। जी आंटी, ये बिल्कुल तैयार है, आप फिक्र न करें, अदन ने कहा। नादिया बेगम इत्मीनान से सर हिलाती बाहर मेहमानों को संभालने के लिए कमरे से निकल गई। जैसे ही वो बाहर गई, सैरिश ने फ़ौरन अपना फ़ोन हवा में लहराया। आओ यार, जब तक दुल्हा भाई रास्ते के ट्रैफिक में फंसे हम तब तक ढेरों पिक्चर्स बना लेते हैं। हाँ यार, ये सफ़ेद निहान की कमाल कमाल की लग रही है, गुलनैन ने कहा। फिर क्या था, सारी दोस्तें निहान के इर्द गिर्द खड़ी होंगी। कोई निहान का दुपट्टा सेट कर रही थी तो कोई पोज बता रही थी। सब लड़कियों ने मिलकर पाउट बनाते हुए मुस्कुराते निहान के साथ सिंगल और ग्रुप पिक्चर्स बनाना शुरू कर दी। कमरा क्लिक्स और हंसी की आवाज़ों से गूंज रहा था। सिद्रा बेगम, जो इतनी देर से लाउंज में बैठी मेहमानों की कानाफूसी सुन रही थी, अब इनसे मज़ीद रहा न गया। वो सोफ़े से उठी और तेज़ कदमों से चलती सीधे नादिया बेगम के पास आई, जो खुद बेचैन खड़ी थी। नादिया, तुम ज़रा पूछो तो सही उनसे कि वो लड़का अभी तक पहुंचा क्यों नहीं।
यहाँ सब लोग बार बार पूछ रहे हैं, निकाह का वक्त निकला जा रहा है, सिद्रा बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। नादिया बेगम के चेहरे पर भी अब परेशानी के आसार गहरे हो चुके थे। उन्होंने एक गहरा सांस लिया। हाँ, ठीक कह रही हैं आपा, चलो चलकर पूछते हैं। दोनों ख़वातीन सीधी शहराम की माँ समरीन बेगम के पास गईं, जो सोफे पर बैठी बार बार अपना मोबाइल देख रही थी। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और बहुत घबराई हुई लग रही थी। समरीन बहन, आपका बेटा कहाँ रह गया? कितनी देर हो गई है? नादिया बेगम ने नरमी मगर परेशानी से पूछा। समरीन बेगम खुद इस वक्त अंदर ही अंदर शदीद परेशान थी और कब से अपने बेटे को कॉल मिला रही थी, लेकिन हर बार आगे से एक ही टोन सुनाई दे रही थी। उन्होंने घबरा कर नादिया बेगम को देखा और हकलाकर बोली, वो रास्ते में ही है, बस अभी आ जाएगा, ट्रैफिक होगी शायद। समरीन बेगम ने झूठ बोलकर बात संभालने की कोशिश की, मगर इनकी लरजती आवाज़ इनका साथ नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ समरीन बेगम के शौहर भी एक कोने में खड़े परेशानी के आलम में अपने बेटे का नंबर मिला रहे थे, मगर शहराम का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। वो बार बार अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कभी गेट की तरफ देखते तो कभी दोबारा नंबर डायल करने लगते, मगर नंबर था कि ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे हाल में अब आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी सरगोशी शुरू हो चुकी थी कि दुल्हा अभी तक गायब क्यों है, जबकि लाउंज के दूसरे कोने में खड़े हमजा और दानियाल सुकून से एक दूसरे को देखकर चोर नज़रों से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि शहराम का नंबर क्यों बंद है और किस ट्रैफिक में फंसा हुआ है। अंदर कमरे में वक्त जैसे रुक सा गया था। 2 घंटे गुजर चुके थे, मगर बाहर से अभी तक दुल्हे की आमद का शोर नहीं सुनाई दिया। लड़कियां बैठ बैठ कर थक चुकी थीं। यार, ये दुल्हा भाई कब आएगा? आंटी ने तो कहा था निकाह है, जल्दी तैयार हो, अब 2 घंटे गुजर गए। अदन ने बेजारी और हैरत से घड़ी देखते पूछा, क्योंकि अब इंतज़ार की हद हो रही थी। हाँ यार, वाकई बहुत देर हो रही है, रुको मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या चल रहा है, गुलनैन ने उठते हुए कहा। हाँ, तुम देख कर आओ, बाहर कोई खबर आई है या नहीं, सहरिश ने कहा, जबकि निहान चुपचाप बैठी बेचैनी से गुलनैन को देखने लगी। गुलनैन जैसे ही कमरे से बाहर लाउंज में, वहाँ का माहौल बहुत अजीब सा था। हर तरफ लोग ग्रुप्स में बैठे एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि दुल्हा भाग गया है, तो कोई लड़की वालों की किस्मत को रो रहा था। गुलनैन ने पूरे लाउंज का जायज़ा लिया तो इनकी नज़रें हमजा और दानियाल पर पड़ी। वो दोनों इत्मीनान से जूस के गिलास हाथ में पकड़े खड़े थे। गुलनैन इन्हें देखते इनके करीब आई। बताओ क्या चल रहा है? गुलनैन ने धीमी आवाज़ में पूछा। अभी तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही है। दानियाल ने गिलास से घूंट लेकर पुरसराना अंदाज में सरगोशी की तो दोनों एक दूसरे के और करीब हो गए। अब वो तीनों धीमी खुफिया आवाज़ों में आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अच्छा, तो फिर तायामी से कब बात करनी है? गुलनैन ने बेसब्री से हमजा को देखकर पूछा। इसका दिल चाह रहा था कि अब जल्दी से अगला धमाका हो। अभी थोड़ा सब्र करो, क्या सब कुछ अभी बिगाड़ना है क्या? हमजा ने उसे ठुका। हाँ ठीक है। गुलनैन ने जल्दी से सर हिलाया और चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि हमजा जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब बस इस कड़क प्लान के आखिरी पटाखे का इंतज़ार था। बहुत देर हो चुकी थी और अब मेहमानों के सब्र का पैमाना लबरेज होता रहा था। हर तरफ से आवाज़ें उठ रही थी और सब लोग नादिया बेगम के गिर्द इकट्ठे होकर उनसे सवाल करने लगे थे। नादिया बहन, अब तो साफ जाहिर है कि लड़के वालों ने धोखा दिया है, एक खातून ने कहा तो दूसरी बोली। दूल्हा अभी तक आया नहीं, वो सच्ची में भाग गया है क्या? लड़की की किस्मत ही ख़राब थी। ये सुनकर नादिया बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इनमें मज़ीद कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं रही थी। वो निढाल होकर सोफे पर बैठ गई। इनकी इकलौती बेटी का मामला था। अगर वाकई ऐसा कुछ हो जाता तो इनकी मासूम बच्ची की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। वो सर पकड़कर रोने लगी तो सितरा बेगम ने आगे बढ़कर फिक्रमंदी से इन्हें संभाला और तसल्ली देने लगी। हमजा ने जब देखा कि माहौल गर्म हो चुका है तो उसने गुलनैन की तरफ देखा। जाओ क्या, बिल्कुल सही वक्त है, तुम जाकर अम्मी से बात करो। गुलनैन ने सर हिलाया, बोले दानियाल चलो दोनों अम्मी से बात करते हैं। गुलनैन और दानियाल लाउंज से निकलकर एक तरफ आए जहाँ सिकंदर साहब खड़े थे। उन्होंने इशारे से सितरा बेगम को भी वहीं पर बुला लिया। सितरा बेगम इनके पास में फिक्रमंदी से बोला, क्या हुआ, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? अम्मी, वो हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, दानियाल ने संजीदा और धीमी लहजे में कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर शरारत का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। सिकंदर साहब ने इन दोनों को देखा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है इस वक्त? अम्मी, मुझे लगता है कि लड़का वाकई भाग गया है, वरना अब तक तो इसे हर हाल में यहाँ होना चाहिए था। अब नदिया आंटी की हालत तो देखें। दानियाल ने पहले माहौल की संगीनी का एहसास दिलाया। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब क्या करना है? सिकंदर साहब ने बेहद संजीदगी से पूछा। अम्मी, अगर हम इस वक्त निहान का निकाह हमजा से कर दें तो? दानियाल ने आखिर वो पटाखा फोड़ ही दिया जिसकी तीनों कब से तैयारी कर रहे थे। सिकंदर साहब और सिदरा बेगम ने हैरत और सदमे से दानियाल को देखा। सिदरा बेगम तो जैसे होश ही उड़ गए।
ये क्या कह रहे हो दानिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमजा का निकाह। तभी सिकंदर साहब ने सिद्रा बेगम के कंधे पर हाथ रखा और सोच विचार के बाद बोले, मुझे भी ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है सिद्रा, नेहान बच्ची की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। सिद्रा सोचो, वो बहुत मासूम बच्ची, अगर इस वक्त हमारी वजह से उसकी इज्जत बच सकती है तो इससे बेहतर और क्या हो बात होगी। सिकंदर साहब की बात सुनकर और नेहान की बर्बादी का सोचकर सिंदरा बेगम का दिल भी पिघल गया और वो मान गई। ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन क्या हमजा मानेगा? वो तो इन सब बातों से बहुत दूर रहता है। ताई अम्मी, हमजा को हमने पहले ही मना लिया, वो इस निकाह के लिए बिल्कुल मान गए। गुलनैन ने जल्दी से सिद्रा बेगम को मुतमईन किया। हाँ तो फिर चलो, देर किस बात की, चल कर ना नादिया से बात करते हैं, सिद्रा ने कहा। सिकंदर साहब सिद्रा बेगम फ़ौरन नादिया बेगम की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ जैसे ही बड़े नादिया बेगम से बात करने के लिए गए, दानियाल गुलनैन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। इनका जादुई प्लान बिल्कुल 100% कामयाब हो चुका था। वो दोनों मुठ्ठियाँ भेजकर खुशी से उछले और चेहरे पर बड़ी ही मुस्कुराहट सजाए भागते हुए सीधे हमजा के पास पहुँचे ताकि उसे ये गुड न्यूज़ सुना सके। नादिया बेगम सोफे पर बैठी बेबसी से रो रही थी और इनके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। जैसे उन्होंने सिकंदर साहब और सिद्रा बेगम को अपने करीब आते देखा, उन्होंने जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। सिकंदर साहब बोले, नादिया बहन, हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। नादिया ने अपनी सुर्ख और रोती हुई आंखों से सिकंदर साहब को देखा और रुंधी आवाज़ में बोली, जी भाई, कहीं आप जो मांगेंगे मैं इनकार नहीं करूँगी। सिद्रा बेगम ने आगे बढ़कर नादिया का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और बोली, नादिया, हम चाहते हैं कि नेहान का निकाह अभी और इसी वक्त हमारे हमजा से हो जाए। ये सुनना था कि नादिया बेगम का रोता हुआ दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। उन्होंने हैरत और शौक नज़रों से सिद्रा बेगम और सिकंदर साहब के चेहरों को देखा, जैसे इन्हें अपने कानों पर यकीन न आया हो। आप ये क्या कह रही हैं आपा? आपको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है नादिया? तो हम अभी और इसी वक्त ये निकाह करवाएंगे ताकि हमारी बच्ची की इज्जत पर कोई आँच ना आए। क्या आप सच कह रहे हैं भाई? नादिया बेगम को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था इनकी मासूम बेटी के लिए हमजा जैसे हीरे लड़के से बढ़कर और क्या बात हो सकती थी। ये तो इनकी सोच से भी बड़ा मोज़ा था। हाँ नादिया, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। सिद्रा बेगम ने मुस्कुराकर उनकी तसल्ली करवाई। मुझे मंजूर है, मेरी तरफ से 100 बार मंजूर है। नादिया बेगम ने खुशी के आंसू बहाते फ़ौरन हामी भरी। उनके दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था और चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई थी। सिद्रा बेगम ने मुस्कुरा कर नादिया बेगम के कंधे को थपथपाया। अच्छा तो चलो, अब देर किस बात की, हम चलकर नेहान को तैयार करते हैं। ये कहकर सिद्रा बेगम और नादिया बेगम खुशी खुशी नेहान के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ गुलनैन जो दानियाल और हमजा के पास खड़ी छुपकर ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी, ये सुनते खुशी से पागल हो गई और उसकी आंखें चमक उठी। उसने ताली बजाते हुए दानियाल को देखा। इससे पहले कि सिद्रा और नादिया कमरे तक पहुंचती, गुलनैन ने हमजा को देखा और तेज़ी से हिरन की तरह छलांगे मारती नेहान के कमरे की तरफ भाग गई।